नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी आईएएस प्री के पेपर्स की, उसमें आज हम 2019 के पेपर की हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए हैं, एशियन हिस्ट्री, मिडवेल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? पहला, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इसके दोनों ही कथन गलत है, तो सही आंसर हो गया डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। बी है, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी है, इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। डी है, भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। इसका सही जवाब है बी। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य स्वतंत्र भारत की बात की जा रही है, सभी जो भूमिहीन थे उनको भूमि प्रदान करना था। जो विनोबा भावे जी है, आचार्य विनोबा भावे जी, उनके द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन भी चलाया गया था इस संबंध में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। इसने, दूसरा है कथन, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य या ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। या फिर तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। इसका सही जवाब है पहला और दूसरा। पहला दूसरा राइट है, ए ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। इंग्लैंड में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उसको समाप्त करने की मांग उठने लगी थी। क्यों उठने लगी थी? क्योंकि कंपनी के जो भारतीय साम्राज्य था उसमें अत्यधिक वृद्धि हो गई थी और वो जो कंपनी थी वो व्यापार और राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालने में मुश्किल हो रही थी। दूसरा था, नेपोलियन द्वारा जो महाद्वीपीय व्यवस्था लागू कर दी गई थी और लासेस फेयर इसका सिद्धांत लागू कर दिया था, उसकी वजह से भी जो दूसरे यूरोपीय व्यापारी थे उनके लिए यूरोपीय व्यापार के मार्ग बंद हो गए थे। इसलिए वो चाहते थे कि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो अब देखते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। सबसे पहली व्यवस्था थी, कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि उसका चीन से व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व था उससे 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। तीसरा पॉइंट था, कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। जबकि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, नहीं 20 वर्षों के लिए और दे दिया गया था। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो गया था। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जो भारतीय प्रदेश थे कंपनी के अधीन, उनका क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई थी। जो नियंत्रण बोर्ड था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनको आज्ञा प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई।
अगला पॉइंट है इसका, ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेना आवश्यक था। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की भी व्यवस्था 1813 की चार्टर एक्ट में की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। दूसरा पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो इसका कौन सा कथन सही है? ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही हो गया। चलिए स्वदेशी और बहिष्कार है उस आंदोलन को जान लेते हैं क्या था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरुद्ध स्वरूप चलाया गया था। यह बंग भंग का ही प्रतिफल था। दिसंबर जो 1903 था उसमें अंग्रेज सरकार ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। इसके पीछे सरकार ने क्या तर्क दिया था? इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि बंगाल की विशाल आबादी के कारण प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन कठिन हो गया है। हालांकि कुछ सीमा तक सरकार का यह तर्क सही भी था, किंतु अंग्रेजों की वास्तविक मंशा कुछ और ही थी। उसका उद्देश्य क्या था? वास्तविक उद्देश्य बंगाल को दुर्बल करना, क्योंकि उस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का सबसे प्रमुख केंद्र था। बंगाल विभाजन के तहत बंगालियों के प्रशासनिक सुविधा के लिए दो तरह से विभाजित कर दिया गया। पहला कौन सा? भाषा के आधार पर। इसमें कौन कौन से भाग आए? इससे बंगाली भाषाभाषी बंगाल में ही अल्पसंख्यक बन गए, क्योंकि 1,70,00,000 लोग बंगाली भाषा बोलते थे, जबकि हिंदी और उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी। दूसरा किया था इन्होंने धर्म के आधार पर। क्योंकि पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र था, जहाँ हिंदुओं की संख्या 5,60,00,000 में से 4,20,00,000 थी, तथा पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था। तो इस तरह से बंगाल विभाजन हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के जो टाउन हॉल था उसमें विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोगों ने मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के बने नमक का बहिष्कार करने का आग्रह किया गया। क्या यह केवल बंगाल तक ही सीमित था? नहीं, यह भारत के अन्य भागों में भी फैल गया। पूना, बम्बई, इस आंदोलन में नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, पूना और बम्बई में, और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया, जबकि दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा और मद्रास में इसका नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन की हमने व्याख्या की है यहाँ पे, और इसमें क्या क्या किए गए थे, विरोध के स्वरूप क्या क्या काम किए गए थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, विदेश में निर्मित नमक और चीनी का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोहों का बहिष्कार, ब्राह्मणों से अपील करना तथा धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह इसमें किया गया था। जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। स्वयंसेवी संगठनों और समितियों का गठन किया गया था, जैसे कि अश्विनी कुमार दत्त की स्वदेशी बांधव समिति। परंपरागत और लोकप्रिय उत्सवों का जुझारू राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार में उपयोग किया गया था, जैसे उदाहरण के तौर पर तिलक का गणपति और शिवाजी उत्सव। और आत्मविश्वास या आत्मशक्ति की भावनाओं पर बल दिया गया था। समाज सुधार कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जाति प्रथा का विरोध, बाल विवाह पर रोक, दहेज प्रथा का विरोध और मद्य निषेध आदि काम इसमें किए गए थे। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनका जो शांति निकेतन था, उससे प्रेरणा लेकर कलकत्ता में नेशनल कॉलेज खोला गया, और जो अरविंद घोष थे इसके प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना भी की गई थी।
स्वदेशी और भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया था। सांस्कृतिक जगत का प्रभाव, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित आमोर सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत ने कालांतर में बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन को अभूतपूर्व प्रेरणा दी और बांग्लादेश ने इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। चित्रकला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने विक्टोरियन प्रकृतिवाद के वर्चस्व को तोड़ दिया और मुगल, अजंता, राजपूत काल की चित्रकला से प्रेरणा लेकर अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण किया। इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ, स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन के नाम दे रखे और उनकी लीडरशिप किसने की, उनका नाम दे रखा है। पहला है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, इसके लीडर कौन थे, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सभा, इसके लीडर कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और तीसरा है आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नाइकर, इसके लीडर थे। तो ये तीनों ही सही रूप से सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो गया आपका डी, तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चहुंद्रो ये हड़प्पा स्थल है, कोटदजी ये भी हड़प्पा स्थल है, और देसलपुर ये भी है। सोहगोरा ये हड़प्पा स्थल नहीं है, तो आंसर हो गया सी, सोहगोरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणी अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लेखित किया गया है। ये कौन से शिलालेख में उल्लेखित किया गया है राजा अशोक, ये किया गया है कंगनहल्ली, ए ऑप्शन सही है, कंगनहल्ली शिलालेख में। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम यानी कि विष्टि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये सही जवाब है, इसका ए ऑप्शन सही है। जिसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, वो कौन था, वो था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर बक्का ने की थी। इसका आंसर है डी। निम्न कथनों पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दूसरा कथन है, दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तीसरा कथन है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो इसका सही कथन केवल एक सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में जो राजस्व वसूली का प्रभारी था उसको आमिल कहा जाता था, ये सही कथन है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। संत कबीर शेख अहमद सर हिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। ये दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हो गए हैं, ना तो कथन एक सही है ना ही कथन दूसरा सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, कौन किसके समय था। तो ये है भक्ति आंदोलन, जो टॉपिक है उससे संबंधित ये प्रश्न आया हुआ है। संत कबीर की हम बात करें तो संत कबीर सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और जो कबीर की वाणियाँ थी उनके संग्रह को बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, बीजक कहा जाता है। बीजक के 3 भाग है, रमेनी, शबद और साखी। तो ये इसमें मोस्ट है, और उनकी वाणी, उनके मुखर उपदेश, उनकी साखी है, रमेनी है, बीजक है, 52 अक्षरी है और उलटबासी है। तो ये संत कबीर थे, वो सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और ये उन्होंने जो वाणी थी उसके संग्रह को बीजक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महात्मा गांधी गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। दूसरा है,
लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो इसमें से आपको सही कथन चुनना है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से? इसमें से दूसरा कथन गलत है, पहला और तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा बी। जो बी ऑप्शन है वो सही है। महात्मा गांधी ने जो इंडेंचर्ड लेबर थी उसमें सहायक हुए थे। ये अफ्रीका की बात है, साउथ अफ्रीका की। दूसरा गलत क्यों है? जो वार कॉन्फ्रेंस थी उसमें महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसमें आया है नहीं किया था, जबकि उन्होंने समर्थन किया था, तो ये गलत हो गया। तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासक थे उन्होंने के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अंग्रेजों के द्वारा उसको अवैध घोषित कर दिया था। ये सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। व्यक्ति दे रखे हैं और उनके द्वारा जो पद धारण किया गया वो दे रखा है। जो सर तेग बहादुर संप्रू थे वो कौन थे? अध्यक्ष थे किसके? अखिल भारतीय उदार संघ के। क्या ये सही है? ये गलत है। के.सी. नियोगी ये सदस्य थे संविधान सभा किसके? संविधान सभा के सदस्य थे के.सी. नियोगी। क्या ये सही है? ये सही है। सर तेग बहादुर संप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के। इसमें से सही कथन को चुनना है तो पहला सही है। के.सी. नियोगी संविधान सभा के सदस्य थे, दूसरा सही है। पी.सी. जोशी महासचिव थे भारतीय साम्यवादी दल के, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन आपको चुनना है। कभी कभी जल्दबाजी में हम सही कथन को ही चुन लेते हैं, तो गलत कथन चुनना है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी है, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी है, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी है, तानसेन ने अपने रागों की मौलिक रचना की। तो इसका आंसर है ए, जो सम्राट अकबर था उनके द्वारा तानसेन उपाधि दी गई थी मियां तानसेन को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी कि एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? वो कौन था? वो थे जहांगीर, जिसको सलीम भी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आईएएस के प्री के 2018 का पेपर के मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडीवल है, मध्यकालीन भारत है और प्राचीन भारत है, इनके प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।